हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है अपना ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के अंदर अपना बात करें कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास की। यानी ट्रांजिस्टर को अपना अगर किसी सर्किट में लगाते हैं तो अपन उसको किस प्रकार लगा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। और उसके बारे में अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर एक पॉइंट के बारे में बातें कर ली, और जो पॉइंट था अपना था CB यानी कॉमन बेस। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे जो इसके अलावा जो बच गए अपने पास विन्यास उनके बारे में, यानी कि कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर उनके बारे में। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने पास जितने भी आगे आएंगे क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इस वीडियो पूरा देखना है, और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते पहले बात करें अपन CE के बारे में, कॉमन एमिटर के बारे में। तो सबसे पहले बना लेता हूँ डायग्राम। ये मेरे पास डायग्राम, और ये हो गया मेरे पास एक ट्रांजिस्टर और कॉमन एमिटर है। तो एमिटर मुझे क्या करना है, कॉमन करना है मुझे, ठीक है। ये कॉमन हो गया एमिटर, और ये हो गया मेरे पास कलेक्टर, और यहाँ से ये हो गया मेरे पास बेस, ये कलेक्टर और ये एमिटर, ठीक है। एमिटर दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब ये बाहर की तरफ करंट आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो मुझे यहाँ पे यानी एमिटर और बेस इन दोनों को फॉरवर्ड बायस के अंदर करना है। तो फॉरवर्ड बायस में कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं क्या दे दूँ यहाँ से माइनस, इसको क्या दे दूँ प्लस। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये कौन से में आ गया, फॉरवर्ड बायस के अंदर। यहाँ पे मुझे कोई सिग्नल या इनपुट यहाँ पे देना है, जिस सिग्नल को मुझे यहाँ पे आगे परिवर्तित करना है या बढ़ाना या घटाना है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये हो गया मेरे पास आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट ये क्या मेरे पास कलेक्टर, अगर ये N है ये P है तो ये कौन सा हो गया N को यहाँ पे यानी कि C और कौन सा बच गया मेरे पास E, C और E को यानी कि CB को मुझे क्या करना है रिवर्स बायस में। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिवर्स बायस के अंदर इसको कर देता हूँ। तो N को मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, और ये हो गया मेरे पास माइनस। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा मेरे पास आउटपुट। तो ये हो गया डायग्राम, सीधा सा सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम शायद आपके समझ में आ गया। अब बात करता हूँ इसके अंदर जो नाम देते हैं उनको, उनके बारे में। ये हो गई मेरे पास VC और E, VCE यानी कि आउटपुट की जो वोल्टेज है वो मेरे पास क्या VCE है, ठीक है। और जो मेरे पास इनपुट की जो वोल्टेज है वो मेरे पास क्या है, एक तो B आ गया, एक आ गया मेरे पास E यानी कि VEB। ये हो गई मेरे पास इनपुट की वोल्टेज, ये हो गई मेरे पास आउटपुट की वोल्टेज। अब इसके बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे पास धारा गेन यानी कि करंट गेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने पास क्या आया था, सबसे पहले CB कॉमन बेस आया था, ठीक है। कॉमन बेस के अंदर धारा गेन क्या होता है, एल्फा यानी IC/IE ये था। इसके अंदर धारा गेन क्या आएगा मेरे पास, बीटा। तो याद रखना एल्फा वाला आता है कॉमन बेस के अंदर, और बीटा आता है कॉमन एमिटर के अंदर, ठीक है। और अब कॉमन कलेक्टर बच गया, उसके अंदर अलग आएगा कुछ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो धारा गेन यानी कि धारा गेन क्या होती है, उसकी इफिशियंसी दक्षता होती है। दक्षता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, आउटपुट बटे इनपुट होता है। आउटपुट यहाँ पे क्या है, धारा गेन की बात हो रही है, तो आउटपुट किस में लेना, धारा के अंदर। तो आउटपुट क्या है मेरे पास यहाँ पे IC। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ IC। अब मैंने IE नहीं दिया, IE क्यों नहीं दिया, ये दोनों में क्या है कॉमन वाले को छोड़ देना है। ये अपने पास क्या एक ट्रिक है याद करने की, ये कॉमन वाले को छोड़ देना और कॉमन के अलावा जो बच गए उनका उपयोग यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है मेरे पास करंट क्या है IC, तो IC ले ली मैंने, बटे इनपुट क्या है यहाँ पे ये यानी कि IB, कॉमन वाले को छोड़ देना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा IB। तो यहाँ पे धारा गेन क्या हो गया, बीटा बराबर IC/IB हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं भाई इसका धारा गेन कितना होगा। धारा गेन कितना होगा, जो अपने पास कॉमन बेस आया था उसका धारा गेन लगभग 1 से कम रहता है, हमेशा 1 से कम रहता है उसका, क्योंकि वहाँ पे जो इनपुट जो था वो ज़्यादा था, और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है वहाँ पे कम, ठीक है। आउटपुट बटे इनपुट क्या हो जाएगा, फिर अपने आप ही कम हो जाएगा। परंतु यहाँ पे क्या IC/IB। अगर अपन बात करें कि मेरे पास IC की जो करंट है यानी कलेक्टर की जो करंट है और बेस की जो करंट है, याद रखो हमेशा बेस की करंट हमेशा कम होती है किसकी अपेक्षा, कलेक्टर की अपेक्षा।
क्यों होती है? क्यों अगर अपन ट्रांजिस्टर बनाते हैं इस प्रकार, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो इसके पास जाएगी, इधर इधर खत्म और इधर चली जाएगी। यहाँ पे जो करंट होगी ज़्यादा होगी और यहाँ पे करंट क्या होगी? कम। तो हमेशा याद रखो कलेक्टर के पास करंट का मान क्या होता है? ज़्यादा, और बेस के पास करंट क्या होती है? कम। तो इसका मान जो आएगा IC/IB, यानी यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा? कम। तो जो मान आएगा वो भी क्या आएगा? 1 से ज़्यादा होता है इसका मान। तो बीटा का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 1 से ज़्यादा। ठीक है, ये धारक है ना मेरे पास। ठीक है, आपको याद करने ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत है। ये एल्फा वाला भी इंपॉर्टेंट है, बीटा वाला भी है, और आगे एक और आएगा वो भी क्या होगा? इंपॉर्टेंट। क्योंकि न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। और अब मैं इससे आगे जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वो तो सीधे सीधे आ जाएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, कभी भाई IC बीटा बराबर क्या होता है, इस प्रकार सीधा सीधा पूछ लेते हैं इसे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब किसकी बात आती है? इसका जो मान, अगर मान की बात आई तो इसका जो मान होता है 20 से लगभग 500 के बीच में इसका मान हमेशा रहता है। यानी बीटा का जो मान रहेगा 20 से 500 के मध्य रहेगा। और इसका जो मात्रक तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी करंट है, मात्र कट जाएगा तो मात्र कुछ नहीं रहेगा। इसका जो मान है 20 से 500 के मध्य रहता है हमेशा, यानी 1 से ज़्यादा रहेगा। और जो यहाँ पे कलांतर की बात आती है, किसकी बात आती है? कलांतर। और जो अपने कॉमन बेस पढ़ा था उसके अंदर कलांतर कितना था? 0 डिग्री। परंतु यहाँ पे 0 डिग्री कलांतर नहीं रहता, यहाँ पे कलांतर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जितनी भी चीजें थी सारी क्या हो चुकी है? विपरीत हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ एमीटर आ गया इसके अंदर, कॉमन के अंदर, यानी यहाँ पे इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं अपन? बेस के अंदर। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? कलेक्टर से। यानी पूरा क्या हो गया? विपरीत। परंतु मुझे इनपुट कहाँ से देना था? रियलिटी के अंदर एमीटर से देना था, पूरा विपरीत हो गया। तो इसलिए इसका कलांतर क्या रहेगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध की। इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध की। और प्रतिरोध निकालने फॉर्मूले क्या होते हैं? V/I। अगर इनपुट की बात आती है तो इनपुट की वोल्टेज बटे इनपुट की करंट, इनपुट की वोल्टेज बटे इनपुट की करंट आएगा। अगर आउटपुट की बात आती है तो आउटपुट की वोल्टेज बटे आउटपुट की करंट, ये फॉर्मूला आएगा। सीधी सी बात है। तो इनपुट की वोल्टेज क्या है मेरे पास? VEB। तो यहाँ पे क्या लगा दूँ? VEB। तो इनपुट की करंट क्या है? IB। कॉमन वाले को छोड़ देना तो IB आ गया। और आउटपुट की अगर प्रतिरोध की बात करें तो आउटपुट की वोल्टेज क्या है मेरे पास? VCE। और आउटपुट की करंट क्या है मेरे पास? IC। कॉमन वाले को छोड़ देना। तो ये हो गया मेरे पास इनपुट की वोल्टेज और इनपुट की करंट। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और इसका जो मान रहता है वो लगभग, मान की अगर बात करें, इसका 10 से 100 ओम के मध्य लगभग रहता है। और ये मान जो होता है वो होता है 1 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम के मध्य। ठीक है, ये लगभग मान रहता है। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। और ये जो मान है और इसका जो इनपुट जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा? कॉमन बेस की अपेक्षा। कॉमन बेस की अपेक्षा कॉमन एमीटर का इनपुट प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये बात याद कर लेना, यहाँ से आपको पता लग गई। इसका मान लगभग इतना होता है और रियलिटी के अंदर मान अलग चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर कभी मान पूछें तो आपको ये करना है। ठीक है, लगभग पूछते नहीं है मान, फिर भी अगर पूछ ले तो आपको ये करना है। और ये फॉर्मूले, आप ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कैसे आए वो मैंने यहाँ पे समझा दिए। सेम ही तरीका है, सेम ही तरीके से करना है। आपने पढ़ा भी होगा ओम का नियम, उसी प्रकार इसका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला अपने पास से आ जाएगा। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट बातें आपके पूछी जाती हैं उनके अंदर कुछ 1-2 क्वेश्चन भी पूछ ली जाते हैं। ठीक है, इसको आप अगर नोट्स बना रहे हो, नोट्सों के अंदर अच्छे से लिख लेना इसको। इसके यूज पूछ लेते हैं कई बार। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है वो कैस्केड एम्पलीफायर में होता है, कैस्केड एम्पलीफायर में। ठीक है, ये कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में अपन एम्पलीफायर वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। कैस्केड एम्पलीफायर होता क्या है रियलिटी के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना कि कैस्केड एम्पलीफायर के अंदर कौन से कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। तो कौन से किया जाता है? CE कॉमन एमीटर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें अपन सामान्य एम्पलीफायर के अंदर इसका उपयोग अपन कर सकते हैं, सामान्य एम्पलीफायर के अंदर। और इसके अलावा जिसका इनपुट प्रतिरोध कम हो, इनपुट प्रतिरोध ज़्यादा हो, आउटपुट प्रतिरोध कम हो, ऐसे वाले जो एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर इनका उपयोग किया जा सकता है। इनपुट प्रतिरोध ज़्यादा और आउटपुट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। इस प्रकार के एम्पलीफायर में अपन कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसका उपयोग कर सकते हैं।
तो ये था अपने पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन एमीटर का विन्यास, ठीक है। और अगले वाली वीडियो में जो बात करें अपन करेंगे कॉमन कलेक्टर के बारे में। इस वाले वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर इसके नोट्स बना रहे हो, नोट्स अगर बना लेना ढंग से और 1-2 बार लिखोगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने समझाया है, शायद आपके समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो वीडियो एक बार और देख लेना, परंतु मेरे समझाने से आपकी समझ में नहीं आने वाला। और खुद आप लिख लोगे इसको एक बार तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।